हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 11वां है। यहां पर हम लोग वायुमंडल में जल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग वायुमंडल में जल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल में जल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है और वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा है इसको आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प का जो अनुपात है ये 0 से लेकर 4% तक पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा जलवाष्प जो है इक्वेटर लाइन या फिर भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है और सबसे कम जो है ध्रुवों के पास पाई जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम इक्वेटर लाइन से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। समस्त मौसमी परिघटनाओं के लिए आपकी जलवाष्प जिम्मेदार है। यानी समस्त मौसमी परिघटनाओं में जलवाष्प का एक अहम योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि ये गैस, द्रव और ठोस के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में जो आर्द्रता है या जलवाष्प है ये जलाशयों से वाष्पीकरण के जरिए और पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसके जरिए वायुमंडल में ये पहुंचती है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता जो है ये पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करती है। यानी जितना ज्यादा तापमान होगा उतनी ज्यादा हवा जलवाष्प को ग्रहण करेगी और जितना कम तापमान होगा हवा की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। अब देखिए यहां पर निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में बताया गया है कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की जो वास्तविक मात्रा होती है इसको निरपेक्ष आर्द्रता या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा जाता है और यह जो है हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन होता है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता जो है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन के पास अधिक होती है और ध्रुवों की तरफ जाने के पर यह कम होती जाती है। यह सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में और रात की अपेक्षा दिन के समय में यह अधिक होती है। अब देखिए इसके बाद बताया गया सापेक्ष आर्द्रता के बारे में। तो दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यानी कि हमने निरपेक्ष आर्द्रता में पढ़ा था कि वायुमंडल में जो वास्तविक आर्द्रता की जो मात्रा होती है यानी वायुमंडल में वास्तविक जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जबकि इसमें क्या है कि अपनी पूरी क्षमता की तुलना में, यानी कि पूरी क्षमता का मतलब क्या है कि वायुमंडल में जो आर्द्रता का अनुपात है वो पूरा नहीं है। तो वायुमंडल में अपनी पूरी क्षमता की तुलना में जो मौजूद आर्द्रता है इसके प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता जो है ये महासागरों के ऊपर सबसे अधिक होती है और ये महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तो वायु संतृप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी तो वायु की जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होगी वो खत्म हो जाएगी और जिस बिंदु पर वायु संतृप्त होती है उसे ओसांक बिंदु यानी ड्यू पॉइंट कहते हैं। देखिए ओसांक बिंदु वह बिंदु है जहां पर संघनन की क्रिया प्रारंभ होती है, जहां पर जलवाष्प जो है द्रव के रूप में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाती है। यानी ओसांक बिंदु पर ही संघनन के द्वारा जलवाष्प जो है जल या फिर हिम में परिवर्तित होता है और वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यानी हाइग्रोमीटर के जरिए वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। अब आगे यहां पर वाष्पीकरण और संघनन के बारे में बात की गई है। देखिए वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल जो है द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है और वाष्पीकरण का मुख्य कारण तापमान है। यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही वाष्पीकरण तेजी से होगा। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। देखिए गुप्त ऊष्मा से आशय यह है कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो वो या तो कुछ ऊष्मा रिलीज करता है या फिर कुछ ऊष्मा जो है अवशोषित करता है। तो ये जो ऊष्मा होती है ये उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और धारण रखने की जो क्षमता है ये तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हवा की जल को अवशोषित करने की क्षमता जो होगी वो बढ़ती जाएगी। यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है। जैसे मान लेते हैं कि हवा पहले से ही बहुत ज्यादा आर्द्र है तो ऐसे में क्या हवा और ज्यादा आर्द्रता या नमी ग्रहण कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अगर हवा में आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने की क्षमता जो होगी वो बढ़ जाएगी, वो आसानी से कर पाएगी। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। जैसे आपने देखा होगा जो आपके बरसात के दिन होते हैं, बरसात के दिनों में आपके जो कपड़े होते हैं वो आसानी से नहीं सूखते हैं। उसका रीजन ये होता है क्योंकि पहले से ही वायुमंडल में आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है। तो आर्द्रता बहुत ज्यादा होने की वजह से जो आपके कपड़े होते हैं वो सूख नहीं पाते हैं। वहीं गर्मी के दिनों में जब वायुमंडल में आर्द्रता की कमी होती है तो आपके कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। इसके अलावा हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा
क्योंकि हवा की जो गति होती है ये संतृप्त परत को, संतृप्त का मतलब ऐसी परत जिसमें आर्द्रता परिपूर्ण है, इसको असंतृप्त परत से हटा देती है। तो इस वजह से जो है बाष्पीकरण उतना ज्यादा तीव्र होता है। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। देखिए जब आपकी जलवाष्प जो है जब ये ऊपरी वायुमंडल में जाती है तो ठंडी हो जाती है, यानी ऊष्मा ह्रास की वजह से ये ठंडी हो जाती है। तो ऊष्मा ह्रास जब होता है तो यहां पर संघनन की प्रक्रिया होने लगती है। तो ऊष्मा का ह्रास ही जो है संघनन का कारण है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी जैसे जैसे हवा ऊपर उठती जाती है वैसे वैसे तापमान में कमी आने की वजह से ये ठंडी होती जाती है। तो जैसे ठंडी होती है तो यहाँ पर जलवाष्प को धारण करने की हवा में जो क्षमता है समाप्त हो जाती है। तब जो अतिरिक्त जलवाष्प होती है ये द्रव में संघनित हो जाती है। हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर वायु के ठंडा होने के कारण संघनन होता है, यानी हवा में मौजूद जो छोटे छोटे कण हैं इनके चारों ओर वायु जो है ठंडी होती है, तो इस वजह से संघनन होता है। और इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक या फिर आर्द्रताग्राही नाभिक कहा जाता है। जैसे आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा कि धूल, धुआं और जो महासागरों के नमक के कण हैं ये अच्छे केंद्रक या फिर अच्छे आर्द्रताग्राही नाभिक होते हैं, क्योंकि ये पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन जो है ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। यानी संघनन जो है एक तो ठंडा होने की मात्रा क्या है, यानी ओसांग पॉइंट क्या है, और हवा की सापेक्ष आर्द्रता कितनी है इस पर निर्भर करता है। मान लीजिए हवा की सापेक्ष आर्द्रता जो है बहुत कम है तो ऐसे में संघनन नहीं होगा, और हवा की सापेक्ष आर्द्रता अगर बढ़ जाती है तो संघनन होगा, क्योंकि तापमान भी कम हो रहा है और हवा की सापेक्ष आर्द्रता ज्यादा है तो संघनन जल तीव्र गति से होगा। यहां पे बताया गया है कि संघनन जो है हवा के आयतन, ताप, दाब और आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो और तापमान जो है ओसांग तक गिर जाए। यानी ओसांग का मतलब, ओसांग वह बिंदु है जहां पर जलवाष्प जो होती है द्रव में परिवर्तित होने लगती है, तो ओसांग पर तापमान गिर जाए, वायु का आयतन और तापमान दोनों ही कम हो जाए, यानी वायु का आयतन, ऊपर उठती हुई वायु जो है इसका आयतन कम हो जाए और तापमान कम हो जाए तो संघनन होगा। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए, यानी कि या तो वायुमंडल में और ज्यादा जलवाष्प प्रविष्ट हो जाएगी तो वायु संतृप्त हो जाएगी, और संतृप्त वायु जब ऊपर उठेगी तो ठंडी होकर ये संघनित होकर द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। संघनन तब होता है जब ओसांग जो है जमाव बिंदु से नीचे होता है। देखिए यहाँ पे संघनन जो दोनों कंडीशन में होता है, या तो अगर ओसांग जो है माइनस में है, मान लीजिए जो आपका ओसांग है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, तब भी संघनन होगा, और ये तब भी संभव है जब ओसांग जो है जमाव बिंदु से ऊपर होता है, तब भी ये संभव है। संघनन के बाद जो है वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता जो है इसका ओस, कोहरा, तुषार और बादल में परिवर्तन हो जाता है। इस संघनन की क्रिया के बाद जो वायुमंडल की जलवाष्प होती है वो ओस, कोहरा, तुषार या बादल में कन्वर्ट हो जाती है। तो बारी बारी से हम इन सबको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओस की। देखिए जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित ना होकर धरातल पर ठोस वस्तु जैसे कि पत्थर, घास, पौधों की पत्तियां इनकी ठंडी सतहों पर पानी के बूंदों के रूप में जम जाती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब यह ओस तब बनती है जब जो वायुमंडलीय आर्द्रता है ये ऊपर आसमान में जो केंद्रक पाए जाते हैं, संघनन केंद्रक या आर्द्रताग्राही नाभिक होते हैं, उन पर ये ठंडी ना होकर, संघनित ना होकर, जब ये धरातल के निकट जो पत्थर, घास या पौधे की पत्तियां इन पर ये ठंडी होती है, इन पर ये पानी की बूंदों में जम जाती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं जो हैं, साफ आकाश होना चाहिए, शांत हवा होनी चाहिए, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए और ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए, तभी ओस बनती है। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांग जो है वो जमाव बिंदु से ऊपर हो, जमाव का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से ये ऊपर हो, तभी ओस बनती है। सेकंड है यहां पर तुषार या फिर पाला यानी फ्रॉस्ट। देखिए तुषार जो है ये ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन जो है तापमान के जमाव बिंदु से नीचे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, अर्थात जो ओसांग है वो जमाव बिंदु पर या फिर उसके नीचे होता है, तब तुषार या फिर पाला बनता है। यहां पर क्या होता है कि वायुमंडल की अतिरिक्त नमी है ये पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जम जाती है। इसके बनने की जो अवस्थाएं हैं वो ओस के बनने की अवस्थाओं के समान ही हैं, केवल यहां पर हवा का जो तापमान है वो जमाव बिंदु या फिर उससे नीचे होना चाहिए, तभी तुषार या पाला बनता है। इसके बाद है आपका कोहरा एवं कुहासा। देखिए जब जलवाष्प से भरी हुई जो वायु संहति है ये अचानक नीचे की ओर गिरती है, अचानक धरातल की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर संघनन की प्रक्रिया होती है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो वायुमंडल की दृश्यता है, विजिबिलिटी है, ये कम से लेकर शून्य तक हो जाती है, यानी कि या तो बहुत कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल शून्य हो जाएगी। तो इसे जो है कोहरा कहा जाता है। कोहरा जो है ये वास्तव में एक तरह का बादल है जिसका आधार जो होता है सतह पर या फिर सतह के बहुत नजदीक होता है। यानी कोहरा वास्तव में क्या एक बादल ही है जिसका आधार जो है तो सतह पर या सतह के बिल्कुल नजदीक होता है। नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता की वजह से जो केंद्रकों की जो मात्रा है इसकी भी अधिकता पाई जाती है,
और ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा और धुआं सम्मिलित हो तो ये जो है धूम्र कोहरा बनाते हैं। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि जहां पर नगर होते हैं, यहाँ पर औद्योगिक केंद्र होते हैं, वहां की हवा में धुआं की अधिकता ज्यादा होती है, तो वहां पर जो कोहरा बनता है उसमें धुएं के केंद्रक भी शामिल होते हैं। तो ऐसा जो कोहरा बनेगा उसे धूम्र कोहरा कहा जाएगा। देखिए कुहासे और कोहरे में अंतर बताया गया है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है और कुहासा जो है ये पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है, क्योंकि ऊपर उठती हुई जो गर्म हवा है ये ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है, तो ऐसे करके पहाड़ों पर कुहासा बनता है, इसमें नमी अधिक होती है। जबकि कोहरा जो है इसमें कुहासे की अपेक्षा ये अधिक शुष्क होता है। जहां गर्म हवा की धारा जो है ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहां पर ये प्रबल रूप से बनता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कुहासे में नमी अधिक होती है जबकि कोहरे में नमी कम होती है, यानी ये शुष्क होता है। इसके बाद है अब आपका बादल। बादल जो है ये पानी की छोटी बूंदों या फिर बर्फ के छोटे रवों की संहति होती है जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। बादल का निर्माण जो है पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए बादल जो है ये विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता या फिर अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहां पर हम उन 4 रूपों को देखेंगे। इसका पहला रूप है पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघ का निर्माण जो है 8000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है और ये जो मेघ हैं ये हमेशा सफेद रंग के पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो कि पंख के समान प्रतीत होते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर पक्षाभ मेघ के बारे में बताया गया है। पक्षाभ मेघ जो है 8000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। इन बादलों को मोती की माला भी कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण जो है बर्फ के क्रिस्टलों से होता है। देखिए पक्षाभ मेघ से स्वच्छ मौसम की पूर्व सूचना मिलती है, किंतु जब ये नियमित क्रम में पश्चाभ स्तरीय या फिर स्तरीय मध्य मेघों के साथ दिखाई पड़ते हैं तो ये चक्रवात आगमन के सूचक भी होते हैं। इसके बाद है आपका कपासी मेघ। देखिए कपासी मेघ जो है ये प्राय 4000 से लेकर 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और कपासी मेघ जो है ये रुई के समान दिखते हैं। ये छितरे या फिर इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। कपासी मेघ जो है ये चपटे आधार वाले होते हैं। ये मेघ जो है साफ मौसम के सूचक होते हैं और इनका विस्तार और सघनता जो होती है वो अत्यधिक होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं स्तरीय मेघ। स्तरीय मेघ जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं और ये बादल जो है सामान्यतः ऊष्मा के हिनास या फिर अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिलने से ये बनते हैं। अगले मेघ हैं आपके वर्षा मेघ। वर्षा मेघ जो है ये काले या फिर गहरे स्लेटी रंग के होते हैं जो लगातार जल वर्षा या फिर हिमवर्षा करते हैं और ये मध्य स्तरों या फिर पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक पाए जाते हैं। देखिए वर्षा मेघ जो है ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं, यानी इनसे सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल बाहर निकल नहीं पाती हैं, इसलिए सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। वर्षा मेघ जो है मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होती है। ये तो आपके 4 प्रकार के बादल हो गए। अब इन 4 मूल रूपों के बादलों को मिलाकर कुछ अन्य प्रकार के बादलों का निर्माण भी होता है। जैसे ऊंचे बादलों में बात करें तो ऊंचे बादलों में पच्छाभ बादल आ जाते हैं, पच्छाभ स्तरीय आ जाते हैं और पच्छाभ कपासी आ जाते हैं। मध्य ऊंचाई के बादलों में स्तरीय मध्य और कपासी मध्य आ जाते हैं। कम ऊंचाई के बादल में स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ आ जाते हैं। तो मूल रूप से बादल तो 4 प्रकार के हैं, लेकिन अन्य जो बादल हैं वो इनसे ही मिलकर बनते हैं। अब इसके बाद है आपका वर्षण। देखिए जब हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया होती है तब संघनित कणों का आकार बड़ा होने लगता है, तो हवा का जो प्रतिरोध है इन्हें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध रोकने में असफल हो जाता है। तब ये जो बड़ी और भारी कण या बूंदें होती हैं ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं और जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की जो अवस्था होती है इसी को वर्षण कहा जाता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा या फिर रेनफॉल कहा जाता है। जब तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण जो है हिमतूलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात या फिर स्नोफॉल कहा जाता है। देखिए वर्षा और हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार भी हैं, जैसे सहिमवृष्टि है और कर्कापात है। कर्कापात को ओलावृष्टि भी कहा जाता है। तो जब वर्षा की बूंदों के साथ हिम के कण भी गिरने लगते हैं तो इसे सहिमवृष्टि कहते हैं। जब वर्षा की बूंदें ऊपरी गर्म हवा से नीचे की ओर ठंडी हवा में प्रवेश करती हैं तो वे ठोस हो जाती हैं और सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में ये गिरती हैं, यानी यहाँ पर पानी भी बरसता है, साथ में छोटी छोटी बर्फ की बूंदें भी बरसती हैं। तो ये जो है सहिमवृष्टि कहलाता है। अब इसके बाद आ जाता है कर्कापात या फिर ओलावृष्टि। कर्कापात या ओलावृष्टि जो है ये काफी ज्यादा सीमित मात्रा में होता है और ये कम समय और क्षेत्र की दृष्टि से यदाकदा ही होता है, यानी ऐसा नहीं है कि हर बार होता हो, बहुत कम बार होता है और जब कभी ऐसा परिघटना घटित होती है। कभी कभी क्या होता है, वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं
और ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, जिसे ओला पत्थर या फिर करकापात या फिर ओलावृष्टि भी कहा जाता है। अब देखिए आगे यहां पर वर्षा के प्रकार बताए गए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है यहां पर संवहनी वर्षा यानी कन्वेंशनल रेन। हवा जो है गर्म हो जाने पर हल्की हो जाती है, तो ये हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठ रही है। और जब ये ऊपर की तरफ उठती है तो ऊपर उठने पर ये जो होती है ठंडी होती जाती है, यानी वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद ये फैलती है और तापमान कम होने से ये ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप यहाँ पर संघनन की क्रिया होती है और कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज और बिजली कड़कने के साथ फिर मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, अल्प समय के लिए होती है। इस प्रकार की जो वर्षा है वो गर्मियों में या दिन के समय में जो आपके विषुवतीय क्षेत्र हैं, यानी कि आपके भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, खास करके उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के जो भीतरी भाग हैं, इनमें इस प्रकार की संवहनी वर्षा होती है। अगले प्रकार की वर्षा है आपकी पर्वतीय वर्षा। देखिए जब संतृप्त वायु, संतृप्त का मतलब आर्द्रता से परिपूर्ण वायु की जो संहति है, ये पर्वतीय ढाल पर आती है, तब यह ऊपर की ओर उठती है और फैलती है। तो यहां पर फैलने पर क्या होता है? इसका जो तापमान है ये गिर जाता है और तापमान गिरने पर यहां पर आर्द्रता जो होती है इसमें वो संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा जो है पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक होती है। पवनाभिमुख का मतलब ये कि पवन के सम्मुख जो ढाल होता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, पवन सम्मुख ढाल पर यहां पर अधिक वर्षा होती है। जबकि इसकी विपरीत वाला जो ढाल होता है, जब भी हवा जो है इस विपरीत ढाल के नीचे उतरती है तो ये गर्म और शुष्क हो जाती है, तो इसमें नमी की मात्रा खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार प्रतिपवन ढाल जो है सूखे या फिर वर्षाविहीन रहते हैं। और प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। ये प्रतिपवन का मतलब पवन के अपोजिट डायरेक्शन में ढाल होता है, उसे प्रतिपवन ढाल या फिर वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। पर्वतीय वर्षा के समय पवनाभिमुखी ढाल पर यानी पवन सम्मुख ढाल पर कपासी मेघ बनते हैं और पवन विमुखी ढाल पर स्तरीय मेघ बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि पर्वतीय वर्षा जब होती है तो पवन सम्मुख जो ढाल है, पवनाभिमुखी जो ढाल है, इस पर कपासी मेघ बनते हैं और पवन विमुख जो ढाल होता है उस पर स्तरीय मेघ होते हैं। अगली वर्षा है आपकी चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल वर्षा। चक्रवाती वर्षा या फिर फ्रंटल वर्षा के बारे में हमने 10वें अध्याय में बहुत विस्तार में पढ़ा है। यहाँ पर हल्का सा मैं ओवरव्यू यहाँ पर डाल दिया है, तो इसके बारे में आप वैसे तो पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा विस्तार में, फिर भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि गर्म और ठंडी वायु के अभिसरण से, ये गर्म और ठंडी वायु जब मिलती है तो इससे निर्मित वाताग्र पर जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उसका फैलाव होता जाता है और फैलाव होने से वायु जो होती है वो ठंडी होती जाती है और अंततः संघनन की क्रिया के द्वारा वर्षा की प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है इसको चक्रवाती वर्षा या फिर वाताग्री वर्षा कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक तरफ से ठंडी वायु आ रही है, दूसरी तरफ से गर्म वायु है। तो ठंडी वायु जो है गर्म वायु को ऊपर की ओर धकेलती है, तो ऊपर की ओर जब गर्म वायु धकेली जाती है तो ये फैलती है, फैलने पर ठंडी हो जाती है, ठंडी होने पर यहाँ पर संघनन की क्रिया होती है और वर्षा होती है। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा या फिर वाताग्री वर्षा कहलाती है। अब आगे यहाँ पर संसार में वर्षा का वितरण बताया गया है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आपका इक्वेटर लाइन है, विषुवत है, उस पर पूरे साल सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यही कारण है इक्वेटर लाइन पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर लाइन से ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं, वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इसके अलावा विश्व के जो तटीय क्षेत्र हैं, तो तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इन तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर चूंकि वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती है, इस वजह से महासागरों के ऊपर अधिक वर्षा होती है। विषुवत से 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है और पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। विषुवत से 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच पछुआ पवनों की वजह से, पछुआ पवनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है और जैसे जैसे पश्चिमी किनारों से आप पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जहां भी पहाड़ तट के समानांतर हैं वहां वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है, यानी पवन सम्मुख ढाल पर वर्षा अधिक होती है और यह प्रतिपवन दिशा की तरफ घटती जाती है, यानी कि जो वृष्टि छाया क्षेत्र है उसकी तरफ ये घटती जाती है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की जो मुख्य वर्षण प्रवृत्ति है इसको यहाँ पर निम्नलिखित रूपों में पहचाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश आते हैं। इनमें आपकी विषुवतीय पट्टी है, शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारे हैं, मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भाग हैं, इनमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर आ जाते हैं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा भी मध्यम होती है।
अगला है फिर यहाँ पर निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग और शीतोष्ण क्षेत्रों के जो पूर्वी और भीतरी भाग होते हैं, इनमें वर्षा की मात्रा 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष तक होती है। सबसे कम है अल्प वर्षा वाले क्षेत्र। तो महाद्वीप के जो भीतरी भाग हैं, इनके वृष्टिछाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग या फिर ऊंचे अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं, यानी पहाड़ी जो इलाके हैं, इनमें प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। देखिए आपके सामने मैप भी दिया गया है। हालांकि मैप पर जो वितरण दिखाया गया है वो mm में दिखाया गया है, लेकिन हमने यहाँ पर जो इकाई बताई है वो सेंटीमीटर बताई है। जैसे यहाँ पर 2000 प्लस लिखा हुआ है, तो 2000 प्लस का मतलब ये अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 1000 से लेकर 2000 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे 500 से लेकर 1000 लिखा हुआ है, यानी 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर जो मात्रा बताई गई वर्षा की वो mm में बताई गई है, जबकि हम यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में बता रहे हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।